जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें से हम लोग देखेंगे बायोलॉजी चैप्टर। इस बायोलॉजी चैप्टर में आज हम लोग चैप्टर नंबर देखेंगे 40। इसमें देखेंगे जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके 30 तक के कर चुके हैं। सभी 1 से लेकर 30 तक के सभी ऑब्जेक्टिव वीडियो बना दिए हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप बारीकी से देख सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का पढ़ने का इच्छा तो रखते हैं, बट वो नोट्स तो ले लेते हैं बट क्लास नहीं ले पाते हैं। लेकिन नोट्स में क्या है, क्वेश्चन तो दिया हुआ है बट आंसर नहीं दिया हुआ। तो उसके लिए आप वैसे दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, जो ये नोट्स तो लिए हुए बट उनके पास आंसर अवेलेबल नहीं है। और बता दें कि ये बिट्टू झा सर जो हैं, ये बहुत अच्छे बारीकी तरीके से सजाए हुए हैं क्वेश्चन, क्योंकि सेम देखा गया है कि ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है या SI का एग्ज़ाम हुआ, सेम ऑप्शन सही आ रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आप नहीं देखें तो ये पीछे का सीरीज़ जो है ये आप पूरा बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेन ने किया था। बिल्कुल सही है, वाल्डेन ने किया था। उसके बाद, जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है, जोहानसन। ध्यान में रखेंगे, क्रोमो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेन ने किया था और जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था, ये भी सही। उसके बाद, अनुवांशिक शब्द WS सिस्टर ने दी थी। जी नहीं, ये वाला गलत है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको हम बता देते हैं कि इसे अनुवांशिक शब्द का प्रयोग वैटसन ने किया था। कौन किया था? वैटसन ने किया था। और अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो ये ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 3 गलती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के V आकार के होता है? तो ये मेटाजेनेटिक का होता है। किसका होता है? मेटाजेनेटिक V आकार के होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे से ये टोलोट्रेनिक है ना, टोलोट्रेनिक, ये क्षर के आकार के समान का होता है। कौन आकार के? क्षर आकार के समान का। और ये सब मेटानेट्रिक, ये L आकार की होता है। कौन आकार के? L आकार के। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गुणसूत्र के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला देखेंगे, गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन के समय केंद्र में स्थित क्रोमैटिन जालिका द्वारा होता है। ये तो सही है। उसके बाद, पादप कोशिका का गुणसूत्र जंतु कोशिका से ज़्यादा बड़ा होता है। ये भी सही है। उसके बाद, किसी भी जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। किसी भी जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद, किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या हमेशा 1 से अधिक होता है। जी नहीं, ये गलत है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो यही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, देखते हैं। गुणसूत्र के दोनों सिर कभी भी आपस में नहीं मिल सकते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। गुणसूत्र के दोनों सिर जो होता है वो आपस में कभी भी एक दूसरा से नहीं मिल सकता है। उसके बाद, गुणसूत्र कारणवश अगर टूट जाए तो वह पुनः जुट जाता है। जी नहीं, तो इसका हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, गुणसूत्र के किस हिस्से में सेंट्रोमियर स्थित रहता है? तो सेंट्रोमियर जो स्थित रहता है ये प्राथमिक संकुचन में स्थित रहता है। तो ये 1 हो जाएगा इससे। आगे देखें, गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरों को क्या कहते हैं? तो ये टॉलीमियर कहते हैं। क्या कहते हैं?
टेलोमियर कहते थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस कोशिका में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये जनन कोशिका में पाए जाते हैं। किस में? जनन कोशिका में। तो इसका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा इसमें से सही है? पहला देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। बिल्कुल ये सही है, प्रोकैरियोटिक संख्या में 1 होती है। आगे देखें, यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, निम्नलिखित पहला देखें, किसी भी जाति में पाए जाने वाले सभी गुणसूत्र आकार समान होते हैं। जी नहीं, सबका जो गुणसूत्र जो होता है वो सभी का अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। कुत्ता का हो गया, बिल्ली का हो गया, मनुष्य का हो गया, सबका गुणसूत्र जो होता है वो अलग अलग होता है। अगला, किसी भी जाति में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र पर जीनों की संख्या समान होती है। जी नहीं, ये भी गुण जो संख्या होता है ये समान नहीं होता है। आगे देखेंगे, मेंडल जब अपना प्रयोग कर रहे थे तब गुणसूत्र की खोज नहीं हुई थी। बिल्कुल, मेंडल जब अपना प्रयोग कर रहे थे तब गुणसूत्र की खोज नहीं हुई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी भी प्राणी के गुणसूत्र के एक सेट में आने वाली जीनों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल को केंद्र से अलग कर उसका नाम न्यूक्लिन किया? तो ये जॉन फ्रेडरिक मिशन ने किया। कौन किया? जॉन फ्रेडरिक मिशन ने किया। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन प्यूरिन नाइट्रोजन बेस नहीं है? तो ये साइटोसिन नहीं है। कौन नहीं है? साइटोसिन नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है? तो ये पिरिमिड नाइट्रोजन बेस है। ये थायमिन भी है, साइटोसिन भी है और यूरेसिल भी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इधर मानव का गुणसूत्र 46 होता है, ये भी सही है। और ड्रोसोफिला का गुणसूत्र ये 8 होता है, ये भी सही है। मकई का 20 होता है, ये भी सही है। लेकिन आलू का ये 52 नहीं 48 होता है। ठीक है, ये याद रखिए क्योंकि ये बिहार पुलिस में यही पूछा हुआ था कि इस आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 48 होती है। आगे देखिए, मटर के पौधे के कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये मटर के ये 40 होता है, 14। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है? तो अनुवांशिक पदार्थ कहा जाएगा तो ये डीएनए को। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, अनुवांशिक पदार्थ कहा जाएगा डीएनए को। लेकिन अनुवांशिक इकाई कहा जाएगा तो ये जीन हो जाएगा। अनुवांशिक इकाई हो जाएगा, जीन हो जाएगा और अनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा डीएनए। ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ इसलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपना प्राकृतिक प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। बिल्कुल है। उसके बाद इसकी रचना तथा रासायनिक संगठन स्थिर बना रहता है, ये भी सही। उसके बाद इसमें उच्च परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किए गए डबल हेलिक्स मॉडल और डीएनए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है डीएनए अणु में दो पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सर्पिल रूप से डबल हेलिक्स मॉडल बनाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का एक पूर्ण घुमाव
और 34 डिग्री में होता है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद डीएनए के दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी 20 एम्बेस्टर होता है, बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे कोशिका। कोशिका में किस प्रकार के आरएनए की संख्या सर्वाधिक होती है? तो आरएनए में पूछेगा सबसे सर्वाधिक संख्या होता है तो ये आरएनए का होता है, ठीक है, आरएनए का होता है, ये होता है सबसे ज़्यादा। और वही पूछेगा सबसे कम तो एमआरएनए का होता है, ठीक है। कोशिका में किस प्रकार के आरएनए की सर्वाधिक संख्या ज़्यादा होता है? तो आरएनए का, और सबसे कम हुआ तो एमआरएनए का, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे अनुमानसिक इकाई कहा जाता है? तो अनुमानसिक इकाई ये आपको पीछे ही बताया है, तो ये जीन को कहा जाता है, ठीक है। ये अनुमानसिक पदार्थ कहा जाएगा तो ये डीएनए को। उसके बाद एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो ये केंद्र में होता है। कहाँ? केंद्रक में होता है। उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये एटीपी की होती है। आगे देखेंगे एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो ये बीडर एवं टैटम ने दिया। कौन दिया? बीडर एवं टैटम ने दिया। आगे देखेंगे सर्वप्रथम किसके प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ कि जीन गुणसूत्र के ही अंश है? तो ये टी.एच. बोबरी तथा डब्ल्यू.एच. सटन ने दिया। टी.एच. बोबरी तथा डब्ल्यू.एस. सटन ने दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसपोर्टेंस जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेंस जीन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉरी ये क्वेश्चन एक छूट गया। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये इसको ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। 25 नंबर देखेंगे जो जीन अपना स्थान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसपोर्टेंस जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेंस जीन कहते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ध्यान में रखेंगे। फिर रिपीट कर देता हूँ, सॉरी मिस्टेक के लिए। जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अनुवांशिक इकाई जीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सभी विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला देखेंगे, पहला जीन डीएनए के बड़े अणु का खंड है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सभी जीवों में वंशागत लक्षणों का निर्धारण जीन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद एक जीन में करीब 1000 न्यूक्लियोटाइड होता है, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही। उसके बाद मनुष्य में 10,000 से 15,000 की संख्या जीन में जीन पाए जाते हैं, जीन है ये। यहाँ जैसे देखिए एक जीन में करीब 1000 पाया जाता है, ठीक है। तो 1000 और उसके बाद 30, तो 3000 गुने 46 कीजिएगा, ठीक है। तो इतना पाया जाता है, ये 10 से 15,000 नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे देखेंगे जीन को सिस्टोन, रिकॉन तथा म्यूटोन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये ब्रेंजर ने किया। कौन किया? ब्रेंजर ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे
मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने जोड़े विपरीत लक्षणों का चयन किया? तो ये 7 जोड़ों का किया। आगे देखेंगे, मेंडल के अनुवांशिकता नियम को किस वैज्ञानिक ने मान्यता दिलाई? तो ये 34 वर्ष के बाद 1900 ईस्वी में ये हुगो डी ब्रिज ने दिया और कार्ल कॉर्नेस ने दिया और एरिक वॉन शेरमार्क ने दिया। यानी कि ये सभी मिलके मेंडल के अनुवांशिकता नियम को ये मान्यता दिलाई। ठीक है, आगे देखेंगे, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे मिले? तो पहली पीढ़ी में ये सभी बैंगनी फूल वाले पौधे पाए गए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? क्योंकि मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद मटर के पौधे छोटे होते हैं जिनमें उस पर प्रयोग करना आसान होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद मटर के जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए, मेंडल को अपने प्रयोग में सफलता मिलने का क्या कारण था? तो उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। बिल्कुल सही। उसके बाद मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में केवल एक ही गुण को लिया। जी हाँ। उसके बाद मेंडल ने अपने अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग किया। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, एफ पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुगिज अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। आगे देखिए, निम्नलिखित एलिज के जोड़े में कौन समयुगिज है? तो ये हो जाएगा, समयुगिज कौन है? तो ये टी और टी भी हो जाएगा और टी भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी। आगे देखिए, मेंडल ने एक संकर क्रॉस में लक्षण रूपी अनुपात क्या था? तो ये 3:1 था। तो इसका ए हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस, देखिए ऊपर वाला एक संकर क्रॉस था तो एक संकर क्रॉस में 3.1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। यहाँ द्विसंकर क्रॉस में जिन प्रारूपों अनुपात क्या था? तो ये हो जाएगा 1:2:4:1:1:2:1:1 यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, एक संकर क्रॉस बोलेगा तो 3:1, द्विसंकर अनुपात बोलेगा तो ये नीचे वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेंडल का कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं था? तो कौन आधारित नहीं था? तो इकाई लक्षण के नियम और प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये सब तो आधारित था। तो ये स्वतंत्र विनाश का नियम ये आधारित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसे इकाई प्रभाविता और पृथक्करण, ये जो तीनों नियम है इसको मोनोहाइड्रोकिक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रोकिक क्रॉस कहते हैं। और ये जो स्वतंत्र विनाश का नियम है इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इकाई लक्षण का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, इसे क्या कहते हैं? तो इसे मोनोहाइड्रिड क्रॉस कहते हैं। उसके बाद स्वतंत्र विन्यास का नियम को क्या कहते हैं? तो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जीवों में वंशानुगत
गुणों का निर्धारण जीन है, बिल्कुल सही है। जीन के माध्यम से ही विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है, बिल्कुल सही है। जीन का द्विगुण ही विभिन्नता का कारण बनता है, बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले विभिन्नता को क्या कहते हैं? तो कायिक विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता कहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, अनुवांशिक विभिन्नता का संचरण केवल पहली पीढ़ी में होता है। जी नहीं, ये गलत है। गलत कैसे है? अनुवांशिक विभिन्नता का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, केवल एक पीढ़ी में नहीं होता। अनुवांशिकता का विभिन्नता जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, एक पीढ़ी में नहीं होता, ये तो गलत है। उसके बाद दूसरा क्या है? कायिक विभिन्नता का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जी नहीं, ये संरचना होता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कायिक विभिन्नता का संरचना ये होता ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो एक और न तो दो। ठीक है, आगे देखेंगे, अनुवांशिकता विभिन्नता पर होने का क्या कारण है? तो पहला है, क्रोमोसोम पर स्थित जीन के व्यवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल सही। उसके बाद डीएनए के निर्माण में संलग्न नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन, बिल्कुल सही, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें लमसम 150 प्लस प्रश्न है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सपोर्ट में रहिए, थोड़ा आगे तक की वीडियो देखिए क्योंकि क्वेश्चन यही सबसे आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये वाल्टर सटन तथा थियोडोर बोबरी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक मेंडल के नियम का अपवाद है? तो गेंगर जो ये मेंडल का जो नियम का अपवाद है, ये टोटल 4 अपवाद है। कौन 4? कौन कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। इसके बाद सप्रभाविता, ये भी हो जाएगा। उसके बाद बहुविकल्पता, ये भी हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आपको हम क्या बताएं कि से निम्नलिखित ग्रेगर मेंडल का जो नियम का अपवाद है ये टोटल 4 है। तो पहला हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, उसके बाद सप्रभाविता, उसके बाद बहुविकल्पता और जो चौथा है ये संलग्नता। क्या है? संलग्नता। तो इसका 4 अपवाद है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा हुआ है। आगे देखेंगे, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। कि क्या कहते हैं? बहुविकल्पता कहते हैं। उसके बाद ये 48 नंबर क्वेश्चन ही गलत है, इसको साइड कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मेंडल की किस अनुवांशिकता के नियम को युग्मक के शुद्धता के नियम भी कहा जाता है? तो ये पृथक्करण का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथक्करण का नियम कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हुगो ड्यूब्रिज, कॉरेंस एवं शेरमार्क थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीन बने होते हैं तो ये डीएनए के बने होते हैं। उसके बाद डीएनए बने होते हैं तो ये शर्करा के भी बने रहते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल के भी बने होते हैं और नाइट्रोजन क्षार के भी बने होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। मोनोहाइब्रिड, तो मोनोहाइब्रिड जो अनुपात होता है ये 3:1 होता है। तो इसका आंसर ए हो जाए, बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाइब्रिड अनुपात, जो हाइब्रिड अनुपात होता है ये 9:3:3:1 होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन से तात्पर्य है क्या है? तो एक माता पिता के संतानों में लक्षणों का पृथन होना, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कुछ छूटा हुआ है तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखें। एक माता पिता के
पिता के बाद यहाँ पे ये लिख लीजिए संतानों में, किसमें, संतानों में। तो ये हो जाएगा संतानों का पृथक होना। ठीक है, तो यही स्वतंत्र अभिवहन से तात्पर्य है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न, प्रभाविता का नियम से क्या अभिप्राय है। तो ये है संकर नस्ल में किसी एक लक्षण का प्रभावी होना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या है। तो मेंडल का जो मुख्य कारण है कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, वंशावली विश्लेषण बनाने में कई प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक प्रतीक चिन्ह नर को निरूपित करता है। नर को, तो नर को हो जाएगा ये हो जाएगा ए, नर को ये, और इसको मादा को, ठीक है, और ये हो जाएगा ये जो जब होता है तो इसको कहते हैं लिंग निर्धारित नहीं करना। ठीक है, ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको लिंग निर्धारित नहीं करना दिया जाता है। आगे देखेंगे, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। तो ये कौन वर्ग को किया गया, किसको, कौन वर्ग को, तो ए आंसर होगा। आगे देखेंगे, सन 1968 में प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड या डीएनए या जीन संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये हरगोविंद खुराना को मिला था। किसको, हरगोविंद खुराना को। आगे देखेंगे, हरगोविंद खुराना को किस कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये प्रोटॉन संश्लेषण हेतु, किसको, प्रोटॉन संश्लेषण हेतु। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक अनुवांशिक सूचनाओं के प्रभाव की सही दिशा है। तो ये हो जाएगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुवांशिक की जेनेटिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो जनकों से संतान से स्थानांतरित होने वाले पैतृक गुण का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अनुवांशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया। तो ये वैटसन ने किया। कौन किया, वैटसन ने किया। आगे देखिए, अनुवांशिक के जनक कौन है। तो अनुवांशिक का जनक है ये ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका ए आंसर हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है। आगे देखिए, डीएनए में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे देखिए, मेंडल ने अपना संस्करण का प्रयोग किस पौधे पर किया। तो ये गार्डन पी में। कौन, गार्डन पी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, बारबेरा मैकिल्टन किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध था। तो ये मक्का के लिए, मक्का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किसके द्वारा मकई के पौधे में संलग्नता को सफलतापूर्वक दर्शाया गया। तो जॉन हचिंसन। तो इसका ए आंसर। आगे देखेंगे, मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता के 3 महत्वपूर्ण नियम है। तो ये है पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन और प्रभाविता से अप्रभाविता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मेंडल को कौन सा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था। तो ये आपको पीछे ही बताए थे। तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चयन किया क्योंकि इनमें विपर्यायी यानी कि विपरीत लक्षण उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मेंडल का नियम का अपवाद क्या है। तो सहलग्नता, ये आपको हम बताए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका
किस कोशिका विभाजन में होता है? तो ये अर्धसूत्री में होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जब संपन्न होती है तो पैक्टिन, क्या पैक्टिन, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफ़ेद रंग वाले मवेशी से क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितकबरा हो गया। यह किसको प्रदर्शित करता है? तो ये सप्रभाविता को करता है। किसको? सप्रभाविता को। आगे देखेंगे, ये सप्रभाविता होगा। आगे देखेंगे, लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले पौधे को क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में फूलों का रंग गुलाबी पाया गया। यह किसको प्रदर्शित करता है? तो ये अपूर्ण पराभिप्ता को। किसको? अपूर्ण पराभिप्ता को। आगे देखेंगे, जीन को निम्नलिखित में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो जीन को अनुवांशिकता इकाई भी कहा जाता है, यह डीएनए का भाग भी होता है और उत्परिवर्तन का इकाई भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, मानव के 4 प्रकार के रुधिर वर्गों को निर्धारित करने के लिए 3 एलील होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो सही है। उसके बाद अगला देखेंगे, किसी एक मनुष्य में 3 एलील में 2 ही उपस्थित रहते हैं जिनमें उसका रुधिर वर्ग निर्धारित होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। अगला देखेंगे, वंशानुगत विशेष माता पिता से उनके बच्चों में किस माध्यम से पहुंचती है? तो ये जीन के माध्यम से, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है। 23 होती है, सॉरी, ये 23 होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिप्लॉइड है, ठीक है, तो ये 46 हो जाएगा और इसी में हिप्लॉइड रहेगा तो ये 46 हो जाएगा, ठीक है। ये द्विगुणित हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, जनन कोशिका स्पर्म ओवा में अनुगुणित हैप्लॉइड गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? ये अभी तुरंत आपको हम बताएं तो ये 23 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? तो पहला है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय होता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद, नर युग्मन स्पर्म की अनुवांशिक संरचना ही होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एक्स तथा वाई गुणसूत्र द्वारा निषेचन होता है। बिल्कुल सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। आगे देखें, मनुष्य में नर पुरुष की गुणसूत्र सम्मिश्रण द्वारा होता है तो एक्स और वाई, तो इसका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे सॉरी, ये यहाँ होता है एक्स वाई। आगे देखिए, मनुष्य में मादा महिला का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो ये एक्स एक्स, ठीक है। पुरुष एक्स वाई, महिला एक्स एक्स। ध्यान रखें। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाया जाता है? तो ये क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो इसका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होते हैं? तो ये अनुवांशिक विभिन्नता के कारण भी होता है और वातावरण की विभिन्नता के कारण भी होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोनों। आगे देखेंगे, निम्न में कौन संकर नस्ल की सूचित करता है? तो सकल जो दोनों डिफरेंट हो, तो टी और टी, ये वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो रुधिर जीन IA तथा IB आपस में सप्रभाविता को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। रुधिर जीन IA तथा IB दोनों ही जीन IO पर प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। रुधिर जीन, यानी कि इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि एक से जब ज़्यादा सही होगा तो इसका डी आंसर होगा।
आगे देखेंगे एक समान मनुष्य एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या जो होती है ये 22 जोड़ी होती है। अगला है एक समान मानव अंडाणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये 22 जोड़े होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए ये शुक्राणु और ये अंडाणु दोनों की संख्या सेम होती है 22 जोड़ी। आगे देखिए नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो ये पिता के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हेटेरोगेनेसिस का सिद्धांत। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। किस पे? पक्षियों पर। क्या चीज इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पक्षियों में लिंग निर्धारण हेतु जिम्मेवार क्रोमोसोम को जेड तथा डब्ल्यू कहा जाता है। बिल्कुल सही। देखिए जैसे जो मनुष्य में होता है सेम ये पक्षी में भी होता है, बस लेकिन ये पुरुष में एक्स वाई होता है तो इसमें पक्षी में जेड डब्ल्यू होता है। ठीक है। उसी तरह नर होगा जब जेड और जेड मिलेगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद जब मादा होगा जब जेड और डब्ल्यू मिलेगा, यानी कि ये सब सही है। ठीक है। आगे देखेंगे मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक जन्म होगा? तो पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। इसका आंसर सी। आगे देखेंगे मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालिका होगा? तो एक्स एवं एक्स, पुरुष का एक्स और एवं स्त्री का एक्स। उसके बाद निम्नलिखित में कौन एक आनुवंशिक विकार मेंडलीय विकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो डाउन सिंड्रोम नहीं आता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन एक आनुवंशिक विकार गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण नहीं है? तो फिनाइल कीटोन्यूरिका। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न रोग है? तो ये है हीमोफीलिया भी है और वनधारता भी। तो ये हो जाएगा ए तथा बी दोनों हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन अलिंग संलग्न रोग है? तो ये स्किल सेल एनीमिया भी है और फिनाइल कीटोन्यूरिया भी है। तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों को इसे लिखा हो। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य या को नहीं में होगा? ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो ये टाइपिंग मिस्टेक में गजब है। उसके बाद देखिएगा हीमोफीलिया तथा वनधरता से संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र में पाया जाता है। जी हाँ सही है। उसके बाद एक्स गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों को स्थानांतरित माता से संतानों में होता है। जी हाँ बिल्कुल ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। एक्स गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों का स्थानांतरण पिता से संतान में नहीं होता है। जी हाँ तो ये सब सही हो जाएगा। आगे देखेंगे लाल हरी वनधाता कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण क्या है? तो एक्स गुणसूत्र की वंशागति। क्या हो जाएगा? एक्स गुणसूत्र की वंशागति बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे मिस्टेक के ऑप्शन बार बार मिलता है ना, ये बी हो जाएगा सही है। उसके बाद हीमोलिया होने का कारण क्या है? तो हीमोलिया होने का कारण है कि एक्स गुणसूत्र की वंशागति। तो इसका बी हो जाएगा सही। आगे देखिए अगर समान पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग के वाहक स्त्री से होता है तो उसमें उत्पन्न क्या हो जाएगा? तो उसमें उत्पन्न हो जाएगा कि 50% मादा संतान समान होंगे। जी हाँ हो सकते हैं। उसके बाद 50% मादा संतान हीमोफीलिया के भी वाहक होंगे। बिल्कुल हो सकते हैं। उसके बाद
50% नर संतान हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे। बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, अगर किसी समान स्त्री का विवाह हीमोफीलिया से ग्रस्त पुरुषों से होता है तो उनमें उत्पन्न सभी नर संतान क्या होंगे, तो सभी समान होंगे। तो इसका आंसर बी होगा। अगला देखेंगे, एक वर्णाढ़ स्त्री की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष के साथ होती है तो संतानों में क्या होगा, तो आधे पुत्र, हाँ आधे पुत्र जो वर्णाढ़ होंगे। बिल्कुल ये सही है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे देखेंगे, एक वर्णाढ़ पुरुष का विवाह दूसरे वर्णाढ़ पुरुष के समान पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या हुआ, तो संतानों में जैसे तो कोई भी पुत्र वर्णाढ़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। आगे देखेंगे, एक वर्णाढ़ पुरुष एवं समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णाढ़ होने की क्या संभावना है, तो 0%। आगे देखेंगे, हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवांशिक विकार है कि मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है, तो यही हो जाएगा ए आंसर। आगे देखेंगे, जब मनुष्य द्विगुणित क्रोमोसोम में एक की कमी हो जाती है, एक ही नहीं होगा, एक की कमी हो जाती है, तब कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होता है, तो टर्नसन सिंड्रोम। टर्नसन सिंड्रोम, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने पर उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम कौन है, तो ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनोफेट्रस सिंड्रोम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए तथा सी। आगे देखेंगे, टर्नस लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण, तो 44A+XO, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, क्लाइनफेल्टर्स लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण, तो 44A+XXY हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से गुणसूत्रीय विकार ट्राइसोमी 2n+1 के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, और क्लाइनोफेल्टर्स सिंड्रोम, यानी कि ए तथा बी दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से गुणसूत्रीय विकार मोनोसोमी 2n-1 की उदाहरण है, तो टर्नर सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। ध्यान में रखेंगे, ये दोनों 2+1 है, ये 2-1 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो टर्नर सिंड्रोम का लक्षण फीमेल यानी कि नारियों में पाया जाता है, ये तो सही है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे समान जीवन जी सकते हैं, जी नहीं जी सकते, तो यही गलत है। जी सकते हैं तो वो नहीं जी सकते, तो ये बी आंसर होगा। आगे देखेंगे, मानव कोशिका से मिलने वाले सभी 40 क्रोमोसोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को पता लगाने की महत्वाकांक्षी परियोजना मानव जीनोम परियोजना कब शुरू की गई, तो ये 1990 में शुरू की गई, तो बी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, मानव जीनोम परियोजना शुरू करने के पीछे किस लक्ष्य को ध्यान में रखा गया, तो लक्ष्य में ध्यान में रखा गया कि मानव कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए में अवस्थित सभी जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद सभी मानव डीएनए के निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के अनुक्रम का निर्धारण करना। जी हाँ, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा ए तथा बी दोनों। आगे देखेंगे, वर्णाढ़ व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा, तो उसको लाल को हरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, लाल व्यक्ति को हरा दिखाई देगा। आगे देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया, तो ये अलेक जेफरीज के द्वारा। किसके द्वारा, अलेक जेफरीज के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, गुणसूत्र में होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं, डीएनए और
प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है अपराधियों को पहचानने के लिए, संबंधित माता पिता के बच्चों के लिए और मित्र व्यक्ति के नज़दीकी संबंध जानने के लिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट में डीएनए संरचना की समानताएं एवं विभिन्नताएं जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है ये हो जाएगा साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। आगे देखेंगे जीन की बारंबारता में निरुद्देश होने वाला परिवर्तन क्या कहला जाता है, तो ये अनुवांशिक विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवांशिक विचलन कहलाता है। आगे देखेंगे मनुष्य में AAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है, किसी वो असमान मादा, क्या होगा, असमान मादा हो जाएगा, तो इसका आंसर डी होगा। आगे देखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिससे जीवों के जीनोम संबंधित आंकड़े का संग्रह, विश्लेषण एवं उसके उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है, क्या कहते हैं, तो जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आगे देखेंगे लक्षणों को नियंत्रण करने वाली इकाई कौन है, तो जीन है। क्या है, जीन। आगे देखेंगे मेंडल के हाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के पौधे का लक्षण रूपी अनुपात क्या है, तो 9:3:3:1 हो जाएगा। आगे देखेंगे जीन का रासायनिक संरचना क्या है, तो DNA। आगे देखेंगे नर ड्रोसोफिला में मेलानोसिस्टर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो 6 ऑटोसोम यानी कि +XY, 6 ऑटोसोम +XY, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो शुद्ध लंबा होगा, टीटी सही है। शुद्ध बौना होगा, ये छोटा टीटी, ये भी सही है। उसके बाद संकर लंबा होगा, बड़ा टी छोटा टी, ये भी सही। प्रथम पीढ़ी F2 नहीं, प्रथम पीढ़ी F1 होगा, तो ये गलत, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन क्षार है, तो डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे मेंडल के मोनोहाइड्रोब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है, तो 3:1 हो जाएगा। आगे देखेंगे डीएनए का निर्माण किन से हुआ, तो डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे किसी जीव की जीन संरचना उस जीव क्या कहलाता है, तो ये जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोटाइप। आगे देखिए क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं, तो यूक्रोमैटिन। क्या, यूक्रोमैटिन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे प्रत्येक जीन में औसत नाइट्रोजन क्षार की संख्या कितनी होती है, तो ये 3000 होती है। आगे देखिए डीएनए द्विगुण में किस एंजाइम की भूमिका होती है, तो डीएनए पॉलीमरेज, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखें वह एंजाइम जो डीएनए अणु को खंडों में काटता है, तो डीएनए जाइरेज। क्या होगा, डीएनए जाइरेज। आगे देखें डीएनए के एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है, तो ये होता है 34 ऑटोसोम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें 6 क्रोमोसोम की खोज किसने किया, तो ये हैकिंग ने किया। कौन, हैकिंग। आगे देखें वाई क्रोमोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया, तो ये मार्गन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, मार्गन के द्वारा। आगे देखिए मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे।
आगे देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या कार्य है, तो ये हुआ संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद संतान के सही माता पिता की पहचान करना, जी हाँ। उसके बाद फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसा होता है, तो ये जीन के संविचरण से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखें अनुवांशिक की निम्नलिखित में किसका अध्ययन होता है, तो ये अनुवांशिकता का और विचरण का, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे कायिक विभिन्नता किस प्रकार की होती है, तो ये उपार्जित होती है, क्या होती है, उपार्जित, यानी कि इसका आंसर बी होगा। आगे देखिए गुणसूत्र के डीएनए के विशिष्ट भाग जो एक विशेष प्रकार के डीएनए का निर्माण करता है, तो ये हो जाएगा जीन। आगे देखेंगे मनुष्य में लाल हरे वर्णनता को जाना जाता है, तो ये प्रोटोनोपिया के रूप में, ड्यूटरोनोपिया के रूप में, यानी कि ए तथा बी दोनों हो जाएगा। आगे देखेंगे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये लिंग सहलगन कहलाते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे लिंग सहलगन वंशागति के खोजकर्ता कौन थे, तो ये मॉर्गन थे, तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे एलोसोम होता है, तो ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इस सेशन का थोड़ा सा प्रश्न और है, बस यही लास्ट है, 3 प्रश्न और देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे प्लाज्मिड होते हैं, तो ये जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद मानव का इनमें कौन सा लक्षण अनुवांशिक नहीं होता है, तो ये इन्फ्लुएंजा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे जंपिंग जीन की खोज किसने की, तो बारबरा मैकलिंटॉक ने। दोस्तों बता दें कि अगर आप किसी अदर स्टूडेंट आप कुछ हट के नहीं करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए पढ़ते तो सब है लेकिन क्वेश्चन आंसर पे पकड़ होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर यदि आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर पे आपको अगर पकड़ ही नहीं होता तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बता दें दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन जो इससे पहले हम अभी तक के जितना भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं ये एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। आप तो सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझना जरूरी होगा कि इस क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऑप्शन में से कैसे क्या किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन ही पगलाएगा। ये देखा गया है कि ये एग्ज़ाम हुआ है, अभी हाल फिलहाल हुआ है एग्ज़ाम, तो उसमें ये देखा गया कि सेम टू सेम मिल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।